नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी अनुच्छेद 163 की कि कैसे राज्यपाल ज्यादातर मंत्रिपरिषद की सलाह से ही काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 की गहराइयों में। हम्म। ये वो अनुच्छेद है जो असल में ये तय करता है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और उनकी टीम मतलब मंत्रिपरिषद वो कैसे चुनी जाएगी। सही कहा। ये तो बिल्कुल जैसे राज्य सरकार की मशीनरी का कोर हिस्सा है। हाँ, कह सकते हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इसी अनुच्छेद का एक तरह से विश्लेषण है और इसे देखते हुए ना कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। जैसे? जैसे कि भाई मुख्यमंत्री चुना कैसे जाता है, राज्यपाल की मर्जी चलती है क्या, मंत्री कौन बनते हैं, कैसे बनते हैं। अहम सवाल है ये। तो इन सब का जवाब वो अनुच्छेद 164 में ही छिपा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा इरादा यही है कि अनुच्छेद 164 के जो जरूरी पहलू हैं, नियुक्ति कैसे होती है, शपथ का क्या मतलब है, इनकी तनख्वाह कौन तय करता है और असल में ये सब चलता कैसे है, उसे समझे। हाँ। चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था को समझना। हाँ, और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अनुच्छेद 164 ही वो पुल है जो विधानसभा चुनाव के नतीजों को आप कह सकती हैं एक चलती फिरती काम करती हुई सरकार में बदलता है। अच्छा। जनता जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत देती है ना, उसको सत्ता सौंपने की जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो यहीं से शुरू होती है। मतलब लोकतंत्र को एक्शन में लाने का तरीका। हाँ, बिल्कुल, राज्य स्तर पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसके पहले हिस्से से। खंड 1 ये कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेंगे। सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर सवाल यह है कि राज्यपाल चुनेंगे किसे, क्या ये उनकी मर्जी है? नहीं, यहीं पर संसदीय लोकतंत्र का जो सिद्धांत है वो काम आता है। खंड 1 ये भी कहता है कि बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेंगे। सलाह पर? हाँ। अब संविधान ये तो नहीं लिखता कि मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जो परंपरा है, जो व्यवस्था है, वो ये है कि राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिसके पास विधानसभा में बहुमत का समर्थन हो। यानी मेजॉरिटी जिसके पास हो। हाँ, मेजॉरिटी। आमतौर पर ये बहुमत वाले दल का नेता होता है या फिर किसी गठबंधन का नेता जिसे सदन के ज्यादातर सदस्य सपोर्ट करने को तैयार हो। अच्छा, तो मतलब राज्यपाल एक तरह से बस औपचारिक नियुक्ति कर रहे हैं, असली ताकत तो विधानसभा के बहुमत में हुई। बिल्कुल, यही तो सबसे दिलचस्प बात है इसमें। नियुक्ति पत्र पर साइन राज्यपाल के होते हैं, पर उस कलम की स्याही वो असल में विधानसभा के बहुमत से तय होती है। राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी को भी सीएम नहीं बना सकते, उन्हें सदन का गणित देखना ही पड़ता है। यही संसदीय प्रणाली का मूल है। क्या बात है कि कार्यपालिका यानी सरकार वो विधायिका से यानी चुने हुए प्रतिनिधियों से निकलती है और उसी के प्रति जवाबदेह होती है। अच्छा, तो फॉर्मूला क्या बना? बहुमत इज इक्वल टू मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री की सलाह इज इक्वल टू मंत्री। समझ गया। लेकिन क्या ये हमेशा इतना साफ होता है? कई बार तो नतीजे ऐसे आते हैं कि किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तब। हाँ, यहीं पर राज्यपाल की भूमिका थोड़ी ज्यादा एक्टिव और कभी-कभी कह सकते हैं विवादास्पद भी हो जाती है। अच्छा। जब किसी दल या गठबंधन का बहुमत स्पष्ट न हो तो राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, ये अंदाजा लगाने में कि कौन सा नेता या कौन सा गठबंधन सदन में विश्वास मत हासिल कर सकता है। विश्वास मत मतलब फ्लो टेस्ट? हाँ, फ्लो टेस्ट, सदन में बहुमत साबित करने की प्रक्रिया। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसी स्थिति में। हमने हाल के सालों में कई राज्यों में ये देखा है। हाँ, देखा है। जहां बहुमत के दावे पर सवाल उठे और मामला फ्लो टेस्ट तक गया, जैसे वो छत्तीसगढ़ वाला उदाहरण था 2023 का। हाँ, बताइए। चुनाव नतीजों के बाद जब भूपेश बघेल सरकार ने बहुमत खो दिया तो विष्णुदेव साय ने दावा पेश किया। राज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री तो नियुक्त कर दिया, लेकिन सरकार तभी पक्की हुई जब उन्होंने सदन में बहुमत साबित कर दिया और उसके बाद ही फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ हुई। तो मतलब नियुक्ति के बाद भी सदन का विश्वास हासिल करना सबसे जरूरी है? बिल्कुल अनिवार्य है। ठीक है, तो नियुक्ति हो गई, मंत्री भी बन गए मुख्यमंत्री की सलाह पर। इसके बाद क्या? अनुच्छेद 164 का खंड 2 शपथ की बात करता है। हाँ, खंड 2 कहता है कि कोई भी मंत्री अपना पद संभालने से पहले राज्यपाल के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेगा या लेगी। अच्छा, पद और गोपनीयता दोनों की? हाँ, दोनों की। और इसका जो फॉर्मेट है वो संविधान की 3री अनुसूची में दिया गया है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। हाँ, ये मंत्रियों की संविधान के प्रति जो निष्ठा है, उनकी जिम्मेदारी है
उसकी एक सार्वजनिक घोषणा है। ठीक है। और फिर आता है खंड 4, जो सैलरी मतलब वेतन और भत्तों से जुड़ा है। मंत्री काम करते हैं तो तनख्वाह भी मिलती होगी। जाहिर है। ये कौन तय करता है? और अंदाजन कितनी होती है? ये भी एक अहम पहलू है जो विधायिका की ताकत दिखाता है। खंड 4 के मुताबिक मंत्रियों के वेतन और भत्ते कौन तय करेगा? कौन? राज्य का विधानमंडल, कानून बनाकर। अच्छा। मतलब मंत्री खुद अपनी सैलरी तय नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अधिकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों यानी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों, अगर उस राज्य में है तो, के पास है। जैसे वो उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया था 2024 का। हाँ। वहां मुख्यमंत्री की सैलरी करीब 1.3 लाख रुपए और मंत्रियों की 1 लाख रुपए महीना बताई गई है। लेकिन ये हर राज्य में अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि हर राज्य का विधानमंडल अपने हिसाब से कानून बनाता है। तो यहाँ भी कंट्रोल विधायिका के हाथ में है? निश्चित रूप से। ये फाइनेंशियल मामलों में विधायिका की सर्वोच्चता दिखाता है, कार्यपालिका पर एक और नियंत्रण। ये पक्का करता है कि वेतन तर्कसंगत हो और जनता के प्रतिनिधियों के नजर में रहे। ये तो ये प्रक्रिया की बात। लेकिन जब संविधान बन रहा था तो क्या इस व्यवस्था पर कोई बहस हुई थी? इसी मॉडल को क्यों चुना गया? कोई और तरीका नहीं था? हाँ, बिल्कुल। संविधान सभा में इस पर काफी विचार हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस व्यवस्था का पुरजोर समर्थन किया था। अच्छा, क्या कहा था उन्होंने? उनका तर्क था कि मुख्यमंत्री जनता का चुना हुआ नेता है और राज्यपाल द्वारा उसकी नियुक्ति राज्य स्तर पर लोकतंत्र को मजबूती देती है। इसके पीछे सोच ये थी कि एक औपचारिक प्रमुख हो राज्यपाल, जो राज्य का संवैधानिक मुखिया हो, और एक वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हो मुख्यमंत्री, जिसके पास जनता का बहुमत और असली शक्तियां हो। ये कुछ वैसा ही है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, या ब्रिटेन में राजा रानी और प्रधानमंत्री? हाँ, प्रेरणा काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय मॉडल से ही ली गई है, जहां एक राष्ट्राध्यक्ष होता है और एक सरकार का मुखिया होता है, जिसके पास वास्तविक कार्यकारी शक्ति होती है। संविधान बनाने वालों ने सोचा कि भारत की जो विविधता है, जो संघीय ढांचा है, उसके लिए राज्यों में भी यही मॉडल सबसे सही रहेगा। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। मतलब सोची समझी रणनीति थी। हाँ, एक जवाबदेह और स्थिर सरकार राज्यों में कैसे सुनिश्चित हो, उसके लिए ये एक सोची समझी रणनीति थी। तो ये तो हुई संवैधानिक मंशा और प्रक्रिया। लेकिन आज के समय में जब राजनीति इतनी, कह सकते हैं, जटिल हो गई है, क्या ये अनुच्छेद बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा सोचा गया था? आपने वो बहुमत साबित करने वाली चुनौतियों का जिक्र किया था पहले। देखिए, बुनियादी सिद्धांत तो आज भी वही है, लेकिन हाँ, जैसा आपने कहा, राजनीतिक जटिलताओं ने इसके अमल में कई परतें जोड़ दी हैं। कैसे? जैसे स्पष्ट बहुमत न होने पर राज्यपाल की भूमिका क्या हो, दल बदल कानून का असर, गठबंधनों का बनना बिगड़ना, ये सब चीजें अनुच्छेद 164 कैसे काम करता है, इस पर असर डालती है। इसीलिए वो फ्लोट टेस्ट की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है। सही बात है। कई बार तो सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा है ये पक्का करने के लिए कि बहुमत का फैसला सदन के पटल पर ही हो, राजभवन के बंद कमरों में नहीं। अच्छा, कोर्ट को भी दखल देना पड़ा? हाँ, कई बार अदालतों ने फ्लोर टेस्ट का आदेश देकर संवैधानिक प्रक्रिया को बनाए रखने में भूमिका निभाई है। मतलब सिद्धांत भले ही सीधा हो, व्यवहार में काफी उतार चढ़ाव हैं। जैसे आपने कहा, महाराष्ट्र में 2024 में देवेंद्र फडणवीस का बहुमत साबित करके मुख्यमंत्री बनना हो, हाँ, या झारखंड में 2024 में हेमंत सोरेन की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति हो, ये सब इसी अनुच्छेद 164 के तहत ही होता है ना? बिल्कुल। और हम अक्सर वो शपथ ग्रहण समारोह लाइव टीवी पर देखते हैं। हाँ, देखते हैं। वो इसी पूरी प्रक्रिया का एक तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन होता है। सही। और यहीं पर एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत जुड़ता है, जिसका जिक्र शायद अगले अनुच्छेद 165 में आता है। वो है मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। सामूहिक जिम्मेदारी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक बार सरकार बन गई तो पूरी मंत्री परिषद एक टीम की तरह काम करती है और वो सब मिलकर विधानसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। अच्छा। यानी अगर सदन सरकार के किसी एक फैसले के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पास कर दे तो पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, सिर्फ उस एक मंत्री को नहीं। पूरी टीम आउट। हाँ, ये टीम वर्क और विधायिका के प्रति लगातार जवाबदेही पक्का करता है। तो अनुच्छेद 164 सरकार बनाता है। हाँ, और फिर ये सामूहिक जिम्मेदारी उसे विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाए रखती है। पूरा सिस्टम है ये तो। बिल्कुल। ये दोनों सिद्धांत मिलकर ही राज्य स्तर पर संसदीय लोकतंत्र की नींव रखते हैं। अनुच्छेद 164 गठन की प्रक्रिया है और सामूहिक जिम्मेदारी उसके काम करने का तरीका।
तो आज हमने अनुच्छेद 164 के कई अहम पहलू समझे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति में बहुमत और सलाह का क्या रोल है, राज्यपाल की औपचारिक भूमिका, शपथ क्यों जरूरी है, वेतन कौन तय करता है, इसके पीछे की ऐतिहासिक सोच और आज की प्रैक्टिकल चुनौतियां, खासकर वो बहुमत साबित करने वाली बात। हाँ, ये वाकई राज्य सरकार के गठन का ब्लूप्रिंट है। हाँ, और ये भारत के संघीय ढांचे में जो लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है उसका भी एक बढ़िया उदाहरण है। जैसे केंद्र में संसद के प्रति जवाबदेह सरकार होती है, वैसे ही राज्यों में विधानसभा के प्रति। ये अनुच्छेद उसी व्यवस्था को राज्यों में लागू करता है। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है। हमने देखा कि बहुमत के दावों पर विवाद हो सकते हैं, फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है। हाँ, आती है। तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हर नई सरकार बनने के बाद, चाहे बहुमत कितना भी साफ क्यों न लगे, एक फ्लोर टेस्ट अनिवार्य ही कर दिया जाए? क्या इससे लोकतांत्रिक वैधता और मजबूत नहीं होगी? ये एक दिलचस्प सवाल है। या फिर ये सिर्फ एक गैर जरूरी प्रक्रिया बन जाएगी? क्या है इसके पक्ष विपक्ष? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। इसके अपने फायदे और नुकसान हो सकते हैं।